हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लूसेंट की जो जीएस है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं बता दे रहा हूँ, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और लूसेंट का पूरा निचोड़ मिलेगा 1000 क्वेश्चनों की सीरीज। ये पार्ट वन है। इसमें आपको सब मिलेगा, हिस्ट्री से लेके जो लूसेंट में आपको जो नेशनल मूवमेंट है या पाषाण काल से लेके पूरे तक का हिस्ट्री मिलेगा, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, पूरी हिस्ट्री मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। इसमें जियोग्राफी भी आपकी शामिल होगी, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ एक एक करके पूरी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, भारत कब किससे युद्ध हुआ, किस राजा महाराजा का कैसे युद्ध हुआ, सारी चीजें इसमें लूसेंट का एक तरह से पूरा निचोड़ 1000 क्वेश्चनों का मिलेगा। और ये कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, या स्टेट वाइज हो, चाहे बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, कोई भी हो, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। अब करंट अफेयर तो आपको लेटेस्ट पूछा जाता है 6 से 9 महीने तक का, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये कभी पैटर्न नहीं बदलते। जैसे अब मैं कहूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, तो वो परमानेंट हो चुका है। अब वो चाहे बिहार पीसीएस में पूछे, यूपी पीसीएस में पूछे, या एसएससी में पूछे, या रेलवे में, उसका आंसर सेम होता है। तो हिस्ट्री का यही फायदा होता है पढ़ने का, एक बार आपके दिमाग में घुस गया तो वो नहीं है। अब जैसे मैं करंट की बात करूं, तो इस समय जैसे मैं बोल दूं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो इस समय 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, फिर 3-4 साल बाद फिर राज्यपाल बदल जाएंगे, तो करंट को अपडेट करना पड़ता है। लेकिन इस चीजों को अपने दिमाग में अब बैठा लेंगे तो ये परमानेंट चीजें हो जाती हैं। तो लूसेंट का 1000 वन लाइनर जीके है, ये पार्ट वन है, क्योंकि 1000 हम जब क्वेश्चन डालेंगे दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और इतना टाइम आप लोग बिताते नहीं हो। ठीक, तो इसको 4-5 पार्टों में हम लाएंगे। तो ये पार्ट वन है जो आप के किसी भी एग्जाम के लिए इतना हेल्पफुल होगा, समझ लीजिए एक तरह से आप लोगों को संजीवनी बूटी मिल रही है। इसलिए इस सीरीज को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और 1 से 2 बार देख लेंगे स्टोरी टाइप का। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी इस वीडियो को ओपन करें तो लीड कान में लगा लें। कान में लीड लगा लेंगे ना, तो आपके कानों में डायरेक्ट यही आवाज जाएगी जो मेरी है। और यदि स्पीकर पे सुनेंगे तो इधर उधर की बातें जाएंगी जो आपको डिस्टर्ब करेगा। यदि आप चाहते हो कि परमानेंट आपके दिमाग में ये बातें सब स्थिर हो जाए, ये सारे जीएस स्थिर हो जाए ना, तो प्लीज आप लोग कान में लीड लगा के वन लाइनर जीएस एकदम दिमाग में सुनिए, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 1 से 2 बार आप लगा के बस इसको सुन लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनना है और वीडियो पे अपनी नजर रखनी है। मोबाइल में लीड लगाइए और उसको सुनते जाइए। आपको ये 1000 जीएस में डेली 3 से 4 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें आपका चाहे जियोग्राफी के क्वेश्चन हो, चाहे भूगोलिक हो, या फिर भारत की नदी, पठार, द्वीप, जो भी हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये 1000 क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिया तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये इसकी गारंटी है, क्योंकि ये लूसेंट की पूरी तरह निचोड़ है और ये एनसीईआरटी बेस पे है। आप जानते हैं जीएस यहीं से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग, यदि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और परमानेंट बन जाइए इस चैनल को ज्वाइन करके। क्यों? क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप इधर उधर भटकोगे। इससे अच्छा कि इस पे पड़े रहो और जल्द से जल्द यदि प्रॉपर ढंग से आप क्लास इस पे देखते हो तो आपको सिलेक्शन 1 साल के अंदर हम दिलवा देंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 साल के अंदर दिलवा देंगे। उसके बाद आप चाहे अनसब्सक्राइब करके चले जा सकते हो, लेकिन सिलेक्शन के लिए, अपने फायदे के लिए, एनसीईआरटी की पूरा निचोड़, लूसेंट की निचोड़ को पढ़ने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आइए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है सब एकदम भारत का समझ लीजिए निचोड़ है। इस पे आप कभी भी इधर उधर की चीजें नहीं है, ये पूरी तरह निचोड़ है। तो देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। लीड लगा लिए होंगे, आशा मैं करता हूँ। अंगूर की पैदावार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है?
महाराष्ट्र में है। ठीक, ऑप्शन तो है ही नहीं, वन लाइनर। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो शरीफा की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटनी शुरू हो जाती है। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा ये ऑस्कर अवार्ड प्रकाशित किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक पूछा है, प्रथम हिंदी लेखक तो सुमिंदरानंद पंत। ये हिंदी के भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। जब आप प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो ये सुमित्रानंद पंत कई बार आपको दिखाई देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के फादर जी हैं, उन्होंने प्राप्त किया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? तो यस राधा कृष्णन। इनके साथ दो लोगों को और दिया गया था, लेकिन इनको प्रथम इसलिए माना जाता है, तो इनके साथ दो लोगों को और दिया गया था, उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे? देखिए यहाँ भारत रत्न जिंदा में की बात की गई है, यहाँ मरने के बाद की गई है। ठीक है, मरने के बाद किसे किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी महिला, तो ये महिला में बोल दिया, ये खान अब्दुल खान गफ्फार, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रथम थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको न जाने कितनी बार देखने को मिला होगा, प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में प्रथम गिराया गया था, और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 में। ठीक, 3 दिन बाद। ठीक है दोस्तों। अगला, हिंद सागर एक्सप्रेस ये एक ट्रेन है, किन दो जगहों के बीच चलती है? तो जम्मू और कश्मीर। ठीक है, हिंद सागर एक्सप्रेस है, एक्सप्रेवे नहीं है, एक्सप्रेवे आ जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? जापान को। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान की। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है। आपको पता है भारत 7वें नंबर पे आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारत की भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो 84 उत्तर से लेके 77 डिग्री 6 उत्तर के बीच। ठीक, ये भारत का है। देखिए, अक्टूबर से नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो ये कोरोमंडल तट पे होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चेन्नई के दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा होती है, क्यों? ये क्यों का जवाब है, तो क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। ठीक, चेन्नई बहुत गर्म है, इसीलिए वहाँ के लोग काले होते हैं। ठीक है, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ लोग काले होते हैं, जहाँ ठंड ज्यादा होती है वहाँ के लोग गोरे होते हैं। ठीक है, नमी से संघनित नहीं होने देता वे अपतटी हवाएं हैं। ठीक है, देखिए गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख होता है? हासन ट्रेड एक वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह लद्दाख। ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला भी क्षेत्र है। यदि पूछे कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ले जाएगा। ठीक है, और सबसे आप अधिक वर्षा आप लोग जानते हैं मासीराम। ठीक, मेघालय में पड़ता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये वो विभाग है जो भारत के स्थलाकृत मानचित्र बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है जिसमें 4 जिले हैं। ठीक है, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इससे किसी अन्य जिले से नहीं लगती। तो ये पांडुचेरी, हमें लगता है आप लोगों को सभी को पता होगा, क्योंकि देखिए पांडुचेरी का जो ऐसे भारत का नक्शा है ना, तो पांडुचेरी आपको यहाँ एक जिला मिलेगा, एक इधर मिलेगा केरला से बाहर लक्षद्वीप के आसपास। ठीक है, तो ऐसे चारों जिले अलग अलग हैं इसके। ठीक है, 4 जगह है इसके। कुल्लू घाटी
किसके बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाली के बीच। ठीक। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? तो अरावली। अरावली राजस्थान गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है। किस हिमालयी चोटी की हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। गेडविन ऑस्टिन क्या एक चोटी है? नेपाल कह रहा हूँ मैं, जो हिमालय पर्वत है जिसको हम सागर माथा भी नेपाल में कहते हैं, उसकी एक चोटी है। ठीक है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। ग्रेटर नोएडा देखिए निकला है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। जो नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है उसे निम्न हिमालय कहते हैं। निम्न हिमालय कहते हैं। ठीक है। जो नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है उसे निम्न हिमालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था अस्थाई बंदोबस्त का। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड है, कहा जाता है हिमालय, और इसका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत के श्रेणी और शीर्षक स्थलों पर छाया रहता है। कायांतरित कौन सी सेल होती है? संगमरमर होती है। कायांतरित जो होती है संगमरमर होती है। एक घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है। चंद्र ग्रहण किस कारण के होता है? पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाती है। देखिए ये सूर्य है, ये सन है आपका, ये आपका मून है चंद्रमा, इनके बीच में जब अर्थ आ जाता है तभी आपका चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ब्रिटिश शासन ने किन दोनों स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम है? पश्चिमी घाट है। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? तो गैर खाद्य फसलें हैं। बागान कृषि का उत्पादन जो होता है दोस्तों, वो गैर खाद्य फसलें के रूप में आता है। भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र लगभग 60 से 70% है। आप जानते हैं भारत पूरी तरह से कृषि निर्भर देश था हमारा, और आज भी है, ऐसा नहीं है। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन सा है? तो ये वेस्ट बंगाल है। जूट पूछता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन जाएगा। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये भी वेस्ट बंगाल में ही जाएगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन बहुत जबरदस्त तरीके से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार पूछ रहा है। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, लेकिन ये सैनिक सम्मान पूछ रहा है तो परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्यों को देना तय था? तो 89% था। ठीक है। सोवन घाटी का संबंध किस काल से है? तो पुराण पाषाण काल युगीन स्थलों से है। ठीक है। ऑप्शन नंबर कोई है ही नहीं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दोआब। देखिए दोआब क्षेत्र जब ये मौर्य वंश जब खत्म हुआ था तो जब महाजनपद का उदय हो रहा था, मौर्य वंश के समय महाजनपद का उदय हो रहा था, तो वहीं से दोआब क्षेत्र का उदय होता है। क्योंकि दोआब जो आपको पता ही होगा, जो ये पटना में आप लोगों को हुआ था, पटना में इनकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जो ये दो नदियों के बीच में बसा था। तो दो नदियों के बीच में जब वो उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं होती, जहाँ पानी की कमी नहीं होगी वहीं कृषि होगी, तो इसीलिए जो दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, उसी को दोआब बोलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीप की पूछी है, ऐसे पूछेगा भारत का सबसे लंबा तो गंगा नदी जाएगा, लेकिन प्रायद्वीपी नदी की बात कर रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे डाउट ना कर जाए। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और इधर उत्तर भारत में तो गंगा है। ये किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का नहीं है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र तो आता है तिब्बत के मानसरोवर से निकलते हुए चीन से होते हुए भारत में। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। ठीक है। कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग
किस उस उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया था? तो ये कृषि क्षेत्र से है ना, है हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से है। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सके इसके लिए, ठीक है। देखिए हम सुपर फास्ट रिवीजन आप लोगों को करा रहे हैं, एकदम सुपर फास्ट कि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। बस आप सुनते जाइए, 2 से 3 बार सुनेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति किन 2 राज्यों में सर्वाधिक सफल हुई थी? हरित क्रांति आपसे पूछा ना किन राज्यों में सर्वाधिक सफल हुई थी, तो ये पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में, ठीक है। यहाँ के लोग किसान खेती ज्यादा करते हैं, तो इधर ही मेन में होता है गेहूं चावल, ये जो ज्यादातर उत्पादन होता है इधर ही होता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से है, ठीक। इसमें खाद्यान्न फसल का ही ज्यादा किया गया था, ठीक है। तो हरित क्रांति। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? रिएक्टर स्केल जो नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता नापा जाता है, तो इसको चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। इन्हीं के रिएक्टर के नाम पर ही रिएक्टर स्केल पड़ा था 1935 में, ठीक, 1935 में। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए ये अब ज्यादातर आप लोगों को लगता होगा जियोग्राफी के क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, तो जो ऐसा आपको मिल रहा है वो सब पढ़ते जाइए। आपको हिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ मिलेगा। इससे बाहर का नहीं आएगा। करंट अफेयर जब जिस एग्जाम का रहेगा उससे 6 महीने पहले का पढ़ लेंगे, आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सुपर फास्ट रिवीजन में, समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समभूकंपीय रेखा कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इक्वाडोर में पड़ता है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में पड़ता है। संसार का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में है। भारत का कौन सा है वो आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर का नहीं आएगा, पूरा लूसेंट का निचोड़ है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो ज्वारी परिसर कहते हैं, ज्वारी परिसर, ठीक है। हेली पुष्पल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 ईयर में दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूट, ये रसिया में पड़ता है दोस्त, 10,260 किलोमीटर है, ये रसिया में पड़ता है। भारत में प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन था? तो कैनरा बैंक था, ठीक है। 1 जुलाई 1906 को इसको ये मान्यता मिल गई थी, ठीक है। प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली थी, तो बैंक ऑफ इंडिया था। 7 सितंबर 1946 में अपनी शाखा खोली थी 1900 बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हाँ ठीक है, खोली थी। देखिए HYV कार्यक्रम में भारत को क्या कहा जाता है? नई कृषि नीति में भारत को क्या कहा जाता है? HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? तो नई कृषि नीति है, ठीक है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। क्रांति देखिए जैसे यहाँ पे ये दूध क्रांति, मिल्क क्रांति से है दोस्तों। कई सारी क्रांतियां हैं, जैसे कि आलू के लिए भी क्रांति है, आपके कृषि हरित क्रांति थी, ठीक है, दलहन क्रांति थी। तो वो सारे चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को परेशान मत होइए, सब मिल जाएगा। क्रिसिल का पूर्ण रूप, ये क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, इसका क्रेडिट एजेंसी है, ठीक है। NEFT का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये बैंक से रिलेटेड है। जब आपको ट्रांसफर करना होता है कोई अमाउंट जल्दी से,
ज़्यादा अमाउंट, अब तो गूगल पे वो आ गया है तो अब आसानी से एक दूसरे की दुकान में ट्रांसफ़र कर लेते हो, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट होगा। गूगल पे से आप 50,000 से ज़्यादा एक दिन में नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख ट्रांसफ़र करना है तो ये इसी का यूज किया जाता है, ठीक है, बैंक में जाके। किसने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका, ये तो हमको लगता है सभी को पता होगा, अशोक ने भेजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अभिकरणों में विभाजित किया गया है, तो ये 15 है, ठीक है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किन अन्य स्थानों पर पाया गया है, तो ये अफगानिस्तान में पाया गया है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो ये प्रथम शिलालेख में मिला था। 13वें शिलालेख में दोस्त 13वें शिलालेख में इनको मिला था कलिंग युद्ध की जानकारी। कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है, जो आगे हम क्वेश्चन में आपको देंगे, ठीक है। किस स्थान से अशोक ने शिलालेख के लिए पत्थर लिया था, तो चुनार मिर्जापुर, आप लोगों को यूपी में पता होगा। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, तो ये आषाढ़ जुलाई, ठीक, आषाढ़ जुलाई, ठीक। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो परिशिष्ट पर्व में मिलता है, परिशिष्ट पर्व में मिलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना के उसको समाधि ली थी, ठीक है। सब आगे आपको मिल जाएगा, सब क्वेश्चन मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था, संघर्ष मतलब लड़ाई हुई थी, सेकुलस से, सेलुकस से, ठीक है। ये चंद्रगुप्त, अरे सॉरी, ये सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर गया तो वो अपने जीते हुए राज्य को इधर का हिस्सा इसी के अंडर में देके गया था, ठीक है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सेंटोकोसक कहा था, ठीक है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था, तो सेंटोकोसक, ठीक है दोस्तों। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया था, तब मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। किसने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था, मेरे ख्याल से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अशोक ने किया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है, 15, ये क्या फिर से रिपीट हो गया है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, प्रथम, कोई बात नहीं। किस स्थान में अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया गया था, तो चुनार से। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार और इसका बेटा था अशोक, ठीक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, तो तारानाथ ने बताया था, तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था, 269। अशोक का माता का नाम शुभदांगी था, शुभदांगी, ठीक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी, ठीक है। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के जो सेना होती है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो एक्सिस बैंक को नाम से जाना जाता है, एक्सिस बैंक के नाम से यूटीआई बैंक जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है, तो तमिल ग्रंथ है अहनानूर। अहनानूर एक ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है, उसमें दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था, तो 297 ईसा पूर्व में, ठीक, ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में, ठीक है। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में बहुत ही ज्ञानी महापुरुष थे चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है, तो अहनानूर, ये रिपीट हो गया फिर से क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का निबंध 297 में, तक्षशिला में,
हाँ यहाँ से है, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ठीक है। ये खरगोन मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर आत्मसेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998 में दिया गया था, ठीक। देखिए दोस्त, ये सब लूसेंट के क्वेश्चन है और पूरे हमने निचोड़ 1000 लगभग क्वेश्चन लाए हैं। ये पार्ट 1 है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है दोस्त, तो आप समझ रहे होंगे कि एक बार में 1000 क्वेश्चन का मतलब कि 4 से 5 घंटे का पूरी वीडियो, लंबी वीडियो आप लोग देख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने पार्ट 1 में लगभग 150 का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी बोरियत ना हो और 1 से 2 बार तब तक रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ है? भद्रावती में, भद्रावती में। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु का कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन एकदम आए हुए हैं, एक नहीं लगभग 4 से 5 बार हर एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, चाहे रेलवे में मिल जाए या एसएससी में आ जाए। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्ड मतलब स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन था? कांडला था, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है, ठीक है। टेरी बांध किस नदी पे है? तो भागीरथी बांध, भागीरथी नदी पे है टेरी बांध। जल विद्युत शक्ति भारत के कुल कितना विद्युत शक्ति में योगदान करता है? लगभग 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है? यदि 5 होता है तो उसका एक हिस्से में प्रदान करता है, यही 1/5 होता है, ठीक है। लगभग 1/5वां हिस्सा। इंदिरा गांधी नहर किन 2 नदियों को से पानी लेती है? किन 2 नदियों का पानी मिलता है? सतलज नदी और एक नदी है, इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलती है? किन नदियों से पानी मिलता है, ठीक है। सतलज नदी से मिलता है, सतलज नदी से। ब्यास, ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पे बना है। बांध से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जाना? 69 से। देखिए, जब नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ था 1905 में, नोबेल प्राइज जब आपको 1905 में मिलता था ना, तो उस समय अर्थशास्त्र के लिए नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र को पहली बार 1969 में दिया गया था, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये भौतिक में मिला था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप परेशान मत होइए, सारे 1000 क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कोई भी एग्जाम हो, अब बस इन क्वेश्चनों को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको जब ऑप्शन आएंगे ना तो आप तुरंत क्लिक कर जाओगे। इसीलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं, ऑप्शन से कंफ्यूजन होता है। अब जैसे मैं बोल दूं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, मैंने बता दिया नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर 3 बार आपने देख लिया, तो जैसे ही सरदार सरोवर बांध की बात करेगा और 4 ऑप्शन देगा, आपको खट दिन दिमाग में आएगा नर्मदा नदी, ठीक है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। ये एशिया का नोबेल कहा जाता है। भारत के संसद के अंग हैं, तो इसके राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों अंग होते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया था? तो उनका बेटा था बिंदुसार, इनका बेटा था अशोक, फिर इसके बाद अशोक ने किया था। देखिए, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था? तो तारानाथ ने कहा था, तारानाथ ने। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं दोस्त। देखिए, ये अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 में बैठा था, ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम शुभदागी था, ये भी रिपीटेड है। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन, भारत में शिलालेख का प्रचलन, हाँ, अशोक ने किया था, सही है, राइट आंसर। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कब जारी होता है? 2021 में। कब से जारी किया गया है? कब से जारी हुआ मतलब पहली बार 2021 में जारी किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल।
ठीक। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो गुप्त काल में थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लूसेंट में आया है। ठीक है, तो लूसेंट में है ये सब। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो ये बाणभट्ट होगा, बाणभट्ट होगा। ठीक है, बाघभट्ट है, बाघभट्ट, बाघभट्ट। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन में। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन के बारे में बात हो रही है, आर्थिक उसकी स्थिति। तो उद्योग धंधों और कृषि को प्रोत्साहन किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य उसको नाम से जाना जाता है, तो कौटिल्य। ठीक है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बढ़ाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाद्य मूल्य सूचकांक किस साल उच्चतम स्तर पे था? तो 2014 में था। खाद्य मूल्य सूचकांक अभी तक भारत में ये 2014 में था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, ये लूसेंट का जो है 1000 वन लाइनर जीएस है। आप लोग इसके परेशान मत होइए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। करंट अफेयर हम हर मंथ की डाल ही रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इजीली जीएस हो जाएगी। ठीक है, ये सब जीएस जीके जो भी है, आप इसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। इसको हम पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे, और मैथ रीजनिंग तो आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हैं, तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चनों के अब बाकी पार्ट के लिए चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले सीजन में आप लोगों को 1-2 दिन में वो भी क्लास पार्ट 2 की भी मिल जाएगी। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।